अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते बाबा। एक मरतबा फिर अब हम चूँकि डिस्कस कर चुके थे ग्लाइकोलाइसिस के बाद में हमने डिस्कस किया था एनारोबिक रेस्पिरेशन के मोड, जिसमें हमने इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन भी डिस्कस की थी और उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन भी। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पर वापस स्विच होते हैं। पहले भी हमने कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 4 स्टेप होंगे। अगर हम एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन को एज अ स्टेप कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट वन वाज ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन, देन क्रेब्स साइकिल एंड देन ईटीएस। सो लेट्स डिस्कस एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन। अच्छा, अगर हम यहाँ पर सेल को कंसीडर करते हैं, हियर इट इज अ सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पर हुआ था? साइटोप्लाज्म में। हियर आर 6 कार्बन दैट्स ग्लूकोज, इट सिंपली ब्रेक्स डाउन इनटू 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स। अब पायरोवेट मॉलिक्यूल्स अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएंगे तो दे आर सिंपली टेंड टू इंसर्ट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियन। अब माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर ये किस फॉर्मेट में जा रहे हैं? पायरुविक एसिड। तो अगर हम पहले बात करें पायरुविक एसिड की तो दिस इज C3 कंपाउंड, अभी इसकी स्ट्रक्चर भी डिस्कस की थी, C3H4O3 कंपाउंड। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? दिस इज C3 कंपाउंड। अब फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, हैंस क्रेब की दी हुई साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल में जो मॉलिक्यूल हमें चाहिए वो C2 कंपाउंड होना चाहिए, और C2 कंपाउंड है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि इस पायरुविक एसिड या पायरोवेट को कन्वर्ट होना पड़ेगा किस चीज में? एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन। तो फर्ज करें यहाँ पर हम लेते हैं एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसको हमने कहा था पायरोवेट। अब इस 3 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन रिलीज हो जाएगा, तो बाकी कितने बच गए? 2। अब 2 कार्बन का ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज सिंपली एसिटाइल ग्रुप यानी एसिटाइल कंपाउंड, एसिटाइल ग्रुप। अब इस एसिटाइल कंपाउंड के साथ एक कोएंजाइम ए दाखिल होगा। ये कोएंजाइम ए क्या बला है? ये विटामिन बी का फ्रेगमेंट है, पार्ट है, विटामिन बी। उसके ब्रेकडाउन में से एक पार्ट निकलता है, यूं समझ लें कि इसका पार्ट है जो कि सल्फर कंटेनिंग है, सल्फर कंटेनिंग, यानी कि दिस इज सल्फर कंटेनिंग पार्ट ऑफ विटामिन बी, जिसको हम एज अ कोएंजाइम ए बोलते हैं। ये कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जो कि सल्फर कंटेनिंग है, ये एसिटाइल ग्रुप के साथ मिल जाएगा तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसके पास 2 कार्बन एटम और एक कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल का यूं समझ लें एज अ सबस्ट्रेट बनेगा, एज अ रिएक्टेंट बनेगा। अच्छा, दूसरी बात कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी NAD के पास आएगी और ये बनेगा NADH2 यानी निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइहाइड्रेट, हाइड्रेट डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास कितने बनेंगे? अब चूंकि पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं तो यूं समझ लें कि हम ये 2 साइकिल रन करेंगे। इन 2 साइकिल के साथ हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और 2 NADPH मिलेंगे एंड फाइनली हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर इसको हम समराइज करें और इसकी समरी बना दें यहाँ पर ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, तो लेट्स डिस्कस। तो हम ये करें कि समरी लेते हैं ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन की। समरी में हम लेंगे कौन सी चीज़ कंज्यूम हुई थी और कौन सी चीज़ प्रोड्यूस्ड हुई है। कंजप्शन की बात करते हैं तो हमने पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, 2।
और हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल बने? 2। एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी बने 2। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज हुए? 2। टोटल पाथवे की बात करें, NAD कितने इस्तेमाल हुए? 2। और NADH2 कितने बने? NADH प्लस H कितने बने हमारे पास? 2। ठीक है, तो इस तरह ATP की कोई प्रोडक्शन नहीं है इस प्रोसेस में, अलबत्ता NADH बने हैं 2, चूंकि एक NADH 3 ATP पैदा करता है, तो जब ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो तकरीबन 6 ATPs इसमें से बनते हैं। फिर इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिनको हम बाद में डील करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। अच्छा, कौन सा एंजाइम है जो इस प्रोसेस को में इन्वॉल्व है? तो ये पायरोविक डिहाइड्रोजिनेज हमारे पास एक एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को कैरी करता है। तो दिस इज पायरोविक डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, एक और चीज़, क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में से ही हमारे पास यूँ समझ लें कि एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, बाकी चीज़ों में नहीं होता? तो बाकी चीज़ों में भी होता है। अगर इसको हम यूँ करें कि फर्ज करें, एक तरफ हमारे पास प्रोटीन है, दूसरे तरफ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और तीसरे हमारे पास यूँ समझ लें कि फर्ज करें लिपिड है। इसमें से डीअमाइनेशन के प्रोसेस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और इसमें से हमने कहा कि यूँ समझ लें कि कार्बन के रिलीजिंग का प्रोसेस हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। और अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उसमें से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोटीन की भी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन लिपिड्स की भी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट की भी होती है। हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, इसीलिए हम इस प्रोसेस को लेकर फिर क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम लिपिड की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, तो तीनों के जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है भी क्रेब्स साइकिल। सो लेट्स डिस्कस क्रेब्स साइकिल। तो इसको हमने कहा कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो पायरोवेट बनते हैं, और पायरोवेट फिर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होगा। अच्छा, पायरोवेट, दूसरी बात कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है तो ये जो बाहर वाला स्पेस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का, इस स्पेस के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो इसको कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो इसके अंदर जो सब्सटेंस दाखिल हो रहा है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो भले प्रोटीन से आ रहा हो, वो भले कार्बोहाइड्रेट से आ रहा हो, वो भले लिपिड से आ रहा है। तो बाद में इसके पास हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम क्रेब्स साइकिल्स बोलते हैं। तो लेट्स डिस्कस क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। जी बेटा, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जर्मन बॉर्न साइंटिस्ट था, जर्मन बॉर्न ब्रिटिश साइंटिस्ट है, क्योंकि इसने बाद में बर्तानिया में काम किया है। तो दिस इज ब्रिटिश बायोकेमिस्ट है, साइंटिस्ट है, सर हैंस क्रेब, सर हैंस क्रेब्स। ये तकरीबन कोई 1937 की बात है। उसने एक साइक्लिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिस्कवर किया था जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। अच्छा, ये क्रेब्स साइकिल, इस क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, चूंकि वो सिट्रिक एसिड है, इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है बोले तो सिट्रिक एसिड, उस सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोऑक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको हम TCA साइकिल, माने ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अगेन दिस इज कॉल्ड TCA साइकिल। तो ये TCA साइकिल भी हो गई, ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल भी हो गई और सिट्रिक एसिड साइकिल भी हो गई। जैसे जैसे इसको हम डिस्कस करेंगे, अनवाइंड करेंगे, ओपन अप करेंगे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूल एज अ प्रीकर्सर इस्तेमाल होता है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है और उस 4 कार्बन के कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। तो हमने 1 2 3 4 कार्बन लिए, इसको हमने कहा है दिस इज ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अच्छा, ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को रिकॉल करें तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C4 पाथवे। जब हमने केम प्लांट्स की बात की थी और हम जब हमने C4 प्लांट्स की बात की थी तो ऑक्जेलो एसीटेट वाज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट और यहाँ पर ये एज अ प्रीकर्सर इस्तेमाल हो रहा है। प्रीकर्सर किस चीज को कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जो किसी बायोकेमिकल पाथवे में सबसे पहले इस्तेमाल होता है, जो इनिशिएटर है, जो बिगनर है। सो दिस इज प्रीकर्सर। एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रेंस टेस्ट में जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूएस आते हैं उनमें से ये सवाल भी बार बार डिस्कस होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में एज अ प्रीकर्सर के तौर पर काम करता है, दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट के पास कितने कार्बन मौजूद है? इसके पास 4 कार्बन मौजूद हैं। अच्छा, अब ऑक्जेलो एसीटेट में कौन सी चीज सबसे पहले आकर ज्वाइन करेगी? तो जो चीज इसके साथ रिएक्शन में सबसे पहले इस्तेमाल होती है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी हमने डिस्कस किया इसी लेक्चर में कि एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या चीज है? एक 2 कार्बन कंपाउंड है जो कि पायरुविक एसिड से बनता है। तो अगर हम यहाँ पर 2 कार्बन का एक सब्सटेंस लेते हैं और जिसके पास ये कोएंजाइम ए भी मौजूद है तो दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो रहा है वो 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए को कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन में इस्तेमाल होगा और इसके साथ इसको जोड़ेगा? वो है हमारे पास सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज की वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है वो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, रिएक्ट करेगा ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन इस प्रोसेस में अब इसमें से जो कोएंजाइम ए था वो अलग हो जाएगा। तो हियर इज कोएंजाइम ए, ये निकल गया, ठीक है। तो बाकी इसके पास क्या बच गया? 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट के और 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के। तो हमारे पास 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाएगा। ये रहा 3 4 5 6। अच्छा, अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसका क्या नाम है? ये है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, जो भी इसको कह दें। सो दिस इज सिंपली सिट्रिक एसिड। अब चूंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड। तो हमने इसका क्रेब्स साइकिल का जो दूसरा नाम रखा था सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, वो किस बिना पर था? वो इस बिना पर था कि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो है। अच्छा, अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल पर एक एंजाइम रिएक्शन करेगा जिसका नाम है एकोनिटेज। एकोनिटेज के रिएक्शन के बाद ये इसका बन जाएगा आइसोमर। तो सिट्रिक एसिड से बन जाएगा आइसोसिट्रेट जो भी 6 कार्बन कंपाउंड है। तो अगेन यहाँ पर 6 कार्बन, दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नाउ दिस टर्न्स इनटू अनदर कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड आइसोसिट्रेट। सो 1 2 3 4 5 and 6 carbons are there and this is called isocitrate, आइसोसिट्रेट, ठीक है। अच्छा, उस आइसोसिट्रेट के बाद अब क्या है कि इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। अब ये डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा कि इसके साथ पानी का एक मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होगा। डिहाइड्रोजिनेज वाटर को रिमूव करता है। वाटर को रिमूव करेगा तो एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पर बनता है जिसका नाम है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर एक और प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पर NADPH बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको ले आते हैं तो NADP जो कि इस्तेमाल होगा या NAD प्लस, और इसके हाइड्रोजन जो निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, वो पानी के फॉर्म में नहीं बल्कि NaDH+H,
ओके, यानी इस डिहाइड्रोजिनेज की वजह से जो दो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं वो NADH को प्रोड्यूस करेंगे, यानी NAD रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर NADH की प्रोडक्शन भी हुई है और इसके साथ साथ एक और एंजाइम है जो कि रिएक्शन करेगा और उसमें से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कार्बन का मॉलिक्यूल CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, यानी कि इस स्टेप में जैसे कि दो एंजाइम का रिएक्शन है, इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि दो रिएक्शंस हैं जिसमें पहले NADPH या NADH2 के बनने का प्रोसेस बन रहा है और दूसरा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड जो कि आइसोसिट्रेट से बनेगा, वो जब यानी यूं समझ लें कि कार्बो ऑक्सीलेज के रिएक्शन में जाएगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। इस मॉलिक्यूल का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इट्स अ पेंटोज शुगर एंड कीटोन शुगर, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इट्स अ पेंटोज शुगर। अब यानी कि एक कार्बन निकल चुका, सबसे पहले हमने लिए थे 4 कार्बन और उसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम A मिलाया था तो 6 कार्बन की फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट थी जिसको हमने बोला था सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा, अगर इस मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन को देखें जिसमें 6 कार्बन मौजूद हैं तो इन 6 में से हर 2 कार्बन एक ऑक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाते हैं, फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। चूंकि इसमें 3 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हैं तो इसको हमने कहा था TCA साइकिल, ट्राई मीन्स 3 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल, एसिड साइकिल। तो इसका नाम क्या बन गया, इस पाथवे को, इस पूरे प्रोसेस को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और इसको हैंस क्रेब्स की वजह से क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को आगे ले जाने से पहले थोड़ी सी एक बात करते चलें कि इसको हम बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे। इसको हम एम्फीबोलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने एसेंस में केटाबोलिक भी है और ये अपने एसेंस में एनाबोलिक भी है। अब ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि अब जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल का वो केटाबोलिक है जिसमें चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं, टूट रही हैं, लेकिन इसी में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बनते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि फैटी एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि अमीनो एसिड बनाने में हेल्प करते हैं। चूंकि इसी के इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस सिर्फ इस पूरे पाथवे में नहीं चलते बल्कि दूसरी साइकिल्स को चलाते हैं और सिंथेसिस के प्रोसेस को चलाते हैं, मुख्तलिफ मोनोमर्स बनाते हैं। तो इस तरह ये एनाबोलिक भी हो गया और चूंकि ये चीज़ों को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ये कैटाबोलिक भी हो गया। तो इस तरह ये एसेंस में जो TCA साइकिल है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, जो क्रेब्स साइकिल है, वो एम्फीबोलिक साइकिल है, वो कैटाबोलिक भी है, वो एनाबोलिक भी है। अब करना क्या है कि इसके अंदर जितने कार्बन हमने ऐड किए हैं, 2 कार्बन वो रिलीज करने थे, जिसमें से 1 कार्बन हम रिलीज कर पाए हैं। तो 6 कार्बन कंपाउंड से जो कि आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट था उसमें से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया, यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड। वंस अगेन अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल होगा और दोबारा से 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होंगे और जब भी हम हाइड्रोजन के रिलीज होने की बात करेंगे यहाँ पर तो दोबारा से NAD रिड्यूस होगा। NAD प्लस को अगर हमने रिड्यूस किया तो ये बन गया NADH प्लस H या DH2 एक ही चीज़ है, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ये 1 मॉलिक्यूल बनेगा। अच्छा, अब उसी के साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा, CO2 मॉलिक्यूल, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिमूव किया था। अच्छा, ये जो स्टेप लिया था हमने आइसोसिट्रिक एसिड से सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट, तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल पानी का रिलीज होता है और बाद में लेटर ऑन 1 मॉलिक्यूल पानी का दोबारा से ऐड होता है। तो यहाँ पर पानी के रिमूवल का प्रोसेस भी होता है और वापस पानी ऐड भी होता है। वापस आते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब कितने कार्बन के मॉलिक्यूल बच गए, 5 में से 1 और निकल गया तो बन गए 4। 1 2 3 4 और कोई और चीज भी इसके साथ जोड़ दी है हमने, ये क्या है। अच्छा, यहाँ पर कोएंजाइम A निकल गया था फर्स्ट स्टेप में, ये दोबारा इंटरेक्ट करेगा और इस 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा। तो यूँ समझ लें कि हम इस कोएंजाइम A को दोबारा एंट्री लेते हैं और ये इसमें ऐड होगा। क्या ऐड हो रहा है, कोएंजाइम A।
तो अब ये क्या बन गया, ये जो नया मॉलिक्यूल बना है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, दिस इज सक्सिनाइल या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, 4 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पर एक और एंजाइम रिएक्शन करेगा जिसका नाम है सक्सिनिक थायोकाइनेज। सक्सिनिक थायोकाइनेज के रिएक्शन से क्या होगा कि जो कोएंजाइम ए इसके साथ जुड़ गया था ये दोबारा से हमें अलविदा करके चला गया और कोएंजाइम ए निकल गया। तो क्या बन गया, कितने कार्बन है, अभी भी 4 कार्बन इसके पास मौजूद हैं, तो 4 कार्बन का कंपाउंड है, डस मीन के सक्सिनिक एसिड बन गया। तो हियर इज 1 2 3 एंड 4। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से ये बन गया सक्सिनिक एसिड या सक्सीनेट, सक्सीनेट। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहाँ जाएगी, तो एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस है हमारे पास, आपने FADH यूं समझ लें कि ATP के साथ GTP सुना होगा आपने, GDP, गायनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसमें से जो एनर्जी निकलेगी तो उसके साथ GDP के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जिसको हम PI बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा GTP। एक GTP की वैल्यू या ताकत एक ATP के बराबर होती है। अब ये GTP चूंकि नॉन स्टेबल या अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो ये क्या करेगा, ADP प्लस PI इनऑर्गेनिक फास्फेट को आपस में जोड़ देगा तो ये बन जाएगा ATP। यूँ समझ लें कि कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर एक ATP बना, ठीक है। तो एक ATP बनने के बाद ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था इसमें से कोएंजाइम ए निकल गया और ये बन गया सक्सीनेट। अब एक और एंजाइम के रिएक्शन से जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, वो रिएक्ट करेगा और उसमें से क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड में से 4 कार्बन का ही कंपाउंड है जो कि बनेगा मैलिक एसिड और मेलेट। सो दिस इज, बल्कि फ्यूमरिक एसिड, ये फ्यूमरिक एसिड बनेगा जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड मौजूद हैं, तो फ्यूमरेट और फ्यूमरिक एसिड, ठीक है। अब हम यूँ समझ लें कि लास्ट स्टेप्स पर ही जा रहे हैं, वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक एंजाइम है जिसका नाम है फ्यूमरेस, ये रिएक्ट करेगा और उसके रिएक्शन से एक पानी का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम मिस कर गए, जब भी डिहाइड्रोजनेज की बात होगी तो यूँ समझ लें कि हाइड्रोजन रिलीज होंगी। जब हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो या तो NADPH बनेगा या FADH बनेगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ बन रही है, FAD को हम ऑक्सीडाइज करेंगे फ्लेविन एडिनाइन डाइफॉस्फेट, जिसके साथ जब 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो ये बनेगा FADH+H या FADH2, ठीक है। तो यहाँ पर एक FADH मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन हुई है, चूंकि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होंगे जो कि FAD को रिड्यूस करेंगे और FADH बनेगा। अब तो क्या बन गया, अब बन गया फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में जब पानी ऐड होगा तो एक और मॉलिक्यूल 4 कार्बन का ही है जिसको हम बोलते हैं मेलेट। तो यहाँ से हो गया एक और सब्सटेंस जिसका हमने नाम रखा है मेलेट या मैलिक एसिड, सेम चीज़ है। लास्ट चीज़, अब इसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एंजाइम है जो कि रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। बार बार वही बात करेस, कौन सी बात करेस, कि जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज होगा वहाँ पर हाइड्रोजन के आयंस निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो जो उसका एक्सेप्टर है या तो NAD होगा या FAD होगा। तो यहाँ पर दोबारा से NAD का मॉलिक्यूल है, ये रहा NAD, और इसको हमने जब रिड्यूस किया तो ये बन गया NADH+H, ठीक है। तो वापस कौन सा मॉलिक्यूल मिल गया हमें, वो है ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि सबसे पहले हमने रिएक्शन में स्टार्ट किया था एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को हम साइकिल क्यों बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, फलां साइकिल, चूंकि जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था फिर हम घूम फिर के वहीं पर ही आ गए।
हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ऑक्सैलोएसीटेट से। तो हमारी एंड प्रोडक्ट क्या है, अगेन ऑक्सैलोएसीटेट। चूंकि ये प्रोसेस वहीं पर वापस हो रहा है इसलिए हमने इसको साइक्लिक प्रोसेस कहा था, और ये चूंकि सर हेंस क्रेब ने दी थी तो उसको हमने क्रेब साइकिल कहा था। इसकी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हमने इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहा। सिट्रिक एसिड के अंदर 6 कार्बन है, इसमें से हर 2 कार्बन एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाता है, तो इस तरह 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल मौजूद है, जिसको हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा था। तो इस तरह ये कोई तकरीबन 8 से 9 रिएक्शन है जिसके दौरान हम वापस ऑक्सैलोएसीटेट पर आ गए। एक और चीज कि जहां पर हम NAD के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे तो वहां पर 1/2O2 होगा, जहां पर, और वहां पर क्या होगा, जहां पर भी NADPH बन रहा है वहां पर पानी भी निकलेगा, तो यहां पर H2O रिलीज होगा। इसी तरह जब यहां पर हम बात करते हैं NADPH की, तो अगेन 1/2O2 का इस्तेमाल होगा और H2O रिलीज होगा। इसी तरीके से फिर यहां पर हम NADPH की बात करते हैं तो 1/2O2 इस्तेमाल होगा और H2O की प्रोडक्शन होगी। एंड अगेन FADH के पास आ जाएंगे तो अगेन 1/2O2 मींस यूं समझ लें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बजाय एक ऑक्सीजन का एटम इस्तेमाल होता है, तभी हम 1/2 मींस आधा मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, तो यहां पर भी पानी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तो जहां जहां पर भी यूं समझ लें कि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है वहां पर पानी प्रोड्यूस हो रहा है। चूंकि ये एरोबिक पाथवे का प्रोसेस है तो इस तरह ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन के एटम यानी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसमें यूटिलाइज होंगे और 4 पानी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर प्रोड्यूस होंगे। बाकी जो अलग से वाटर की प्रोडक्शन है और दोबारा उसके इस्तेमाल है उसको फिलहाल हम काउंटिंग में नहीं ला रहे, और यहां पर जो दूसरी पानी का इस्तेमाल है इसको भी हमने काउंट नहीं किया था। अब अगर हम ATP और NADPH का सम अप करें थोड़ा कि टोटल कितने ATP बने, तो जवाब ये है कि चूंकि इस तरह की 2 साइकिल रन करेंगे, पायरुविक एसिड कितने बने थे ग्लूकोज में से 2, तो आप कितने क्रेब साइकिल रन करेंगे 2। तो इसका मकसद है कि हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो ट्वाइस करेंगे। तो इसकी हम थोड़ी सी समरी बना लेते हैं, अगर कैमरा को इधर ले आएंगे तो हमारी थोड़ी समरी बन जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी, कौन सी चीज़ें इस पूरे प्रोसेस में पैदा हुई हैं, इसको हम दोबारा पूरे प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हमने पायरोवेट कितने इस्तेमाल किए थे, अगर हम पायरुविक एसिड या पायरोवेट की बात करते हैं तो देवदास ने पारो को वेट करने को कहा था, तो ये हो गया पायरोवेट। कितने पायरोवेट इस्तेमाल किए हैं 2, ठीक है। अब चूंकि एक पायरुविक एसिड, अच्छा हम पायरोवेट की बजाय अगर हम यूं लिख देते कि हमने एसिटाइल कोएंजाइम A इस्तेमाल किया, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आने के बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, तो हम पायरोवेट भी नहीं लिखते, हम एसिटाइल कोएंजाइम A लिखते हैं। तो ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम A, कितने इस्तेमाल किए 2। एक एसिटाइल कोएंजाइम A में कितने कार्बन है, इसके अंदर 2 कार्बन है, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकलेंगे 4। तो CO2 की अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 4 निकलेंगे। तो आप कहेंगे सर ग्लूकोज में तो 6 कार्बन थे, तो जब हमने एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन पढ़ी थी तो वहां पर हमने एक पाथवे में 1 कार्बन रिलीज किया था, तो 2 कार्बन हम पहले से रिलीज करके आए, बाकी 4 कार्बन की कॉम्बिनेशन थी। तो एसिटाइल कोएंजाइम A के 2 मॉलिक्यूल्स में 4 कार्बन होते हैं और चारों इसी प्रोसेस में रिलीज होते हैं। अच्छा, उसके साथ अगर हम बात करते हैं ATP की प्रोडक्शन की, तो हमारे पास ATP की प्रोडक्शन है 2। आप कहेंगे कि सर एक ही ATP बना था जो कि GTP से बना था, तो भाई एक साइकिल में 1, 2 साइकिल में 2, तो 2 साइकिल के हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो हमारे पास क्रेब साइकिल के अंदर 2 ATP की नेट प्रोडक्शन है। अच्छा, अगर हम NADPH की बात करें या NADH2 की बात करें तो हमारे पास 3 NADH एक पाथवे में बने थे, तो 3 और 3 6, यानी टोटल हमारे पास 6 NADPH या NADH2 बनते हैं। अच्छा, उसी के साथ अगर हम FADH की बात करेंगे तो FADH भी हमारे पास बना था एक पूरे प्रोसेस में, तो अगर 2 साइकिल रन करेंगे तो हमारे पास FADH बन गए 2। बाकी रही वाटर की कैलकुलेशन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अगर O2 के एज अ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 2 O2 के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे और इस तरह से हमारे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो गए। पानी की प्रोडक्शन जो कि नेट प्रोडक्शन है यहाँ पर, वो तो हो रही है यूं समझ लें कि 4, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वापस ऐड हो जाता है, इसको फिलहाल इस कैलकुलेशन में नहीं लाते। तो H2O हमारे पास
4 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। बाकी जो दूसरे पैदा हो रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम इस कैलकुलेशन से फिलहाल बाहर रखते हैं। अच्छा, ये H2O प्रोड्यूस भी हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, इसको अगर हम छोड़कर सिर्फ वो जो फ्यूमरेट और मेलेट के दरमियान इस्तेमाल हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे तो यूँ समझ लें कि हम H2O का एक नेट मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास H2O के 4 मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन हुई, O2 के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं, एसीटाइल कोएंजाइम हमने 2 इस्तेमाल किए थे, वाटर का 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया था, कार्बन डाइऑक्साइड 4 प्रोड्यूस होंगे जो कि रिलीज होंगे बाद में, जो हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कार्बन यही है। 2 मॉलिक्यूल हमारे पास नेट एटीपी बने। अच्छा, अब ये जो FADH और NADPH प्रोड्यूस हुए हैं ये कहाँ जाएंगे? ETC में। ETC में जाकर कन्वर्ट होंगे ATP में। अगर हम इनको ATP कंसीडर करके काउंटिंग करें तो हमारे पास कितने ATP इस क्रेब्स साइकिल में बनते हैं? तो 2 ATP रहे ये, 6 को 3 से ज़रब कर दें तो ये बन गए 18, और अगर हम 2 को 2 से ज़रब कर दें तो ये बन गए 4। तो ये कितने हुए? 18 और 2 20, और 20 और 2 24 ATP जैसे कि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में बन रहे हैं। लेकिन हम कैलकुलेशन 24 की नहीं 30 की बताते हैं अक्सर। वो क्यों? क्योंकि एसीटाइल कोएंजाइम A के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस क्या था, एसीटाइल कोएंजाइम A, इसको क्रेब्स साइकिल का पार्ट ही कंसीडर किया जाता है अक्सर। अब अगर इसको एसीटाइल कोएंजाइम A को क्रेब्स साइकिल का पार्ट कंसीडर करेंगे तो 2 NADPH वहां पर भी पैदा हुए थे। एक प्रोसेस में 1 पैदा हुआ था तो 2 में 2 हो गए NADH2। तो अगर इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ATP और बन जाएंगे। तो इसमें अगर आप 6 ATP प्रोड्यूस कर देते वेट करते हो तो 30। इस पूरे प्रोसेस को अगर कैमरा को सर यहाँ ले आएंगे तो हेल्प मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर सम अप करते हैं क्रेब्स साइकिल में एसीटाइल कोएंजाइम A कितने NADPH मिले थे 2 पाथवे में? 2। तो ATP कितने बनेंगे? 6। तो यहाँ से मैं लाइन खींचकर ले आ रहा हूँ 6 ATP। ओके, उसके बाद यहाँ पर NADPH बना है तो NADPH से कितने बनते हैं? 3 ATP। तो हम यहाँ से ले आ रहे हैं 2 NADPH बनेंगे, एक पाथवे में 1 दूसरे में 2। तो यूँ समझ लें कि मैं यहाँ पर 6 ATP यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर दोबारा से NADPH है तो 2 NADPH बनेंगे तो 6 ATP मैंने यहाँ लिख दिए। अच्छा, यहाँ पर ATP 1 बन रहा है तो 2 पाथवे में 2 बनेंगे तो यहाँ पर मैंने 2 ATP लिख दिए। FADH चूंकि ये यूँ समझ लें कि 2 ATP प्रोड्यूस करता है 1 मॉलिक्यूल से तो टोटल 2 मॉलिक्यूल, तो इसको मैंने 4 बना दिया। लास्ट NADPH 2 NADPH बनेंगे तो इसको हमने कर दिया 6। अब अगर इनकी कैलकुलेशन करते हैं टोटल देखें कि हमारे 30 होते हैं कि नहीं होते। 6 6 12 6 18 18 और 2 20 20 और 4 24 और 6 30 10 कितने बन गए बेटा? 30। तो हमने 30 ATP की कैलकुलेशन क्रेब्स साइकिल में पूरी की। लेकिन याद रखना चाहिए अगर इस किस्म का कोई MCQ आ रहा है एंट्रेंस टेस्ट में तो आप प्लीज 30 ATP की कॉम्बिनेशन मत बताइएगा, क्योंकि ये ATP कब प्रोड्यूस होंगे? जब जाएंगे ATM मशीन में, वहां से डॉलर में से रुपीस कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम ETC साइकिल में नहीं गए। अगर ATP के फॉर्म में नेट ATP मिले हैं तो आप सिर्फ कहेंगे कि सर इस पूरे प्रोसेस में 2 ATP बने हैं बस। एक पाथवे की बात करेंगे तो 1 ATP मिलेगा, 2 पाथवे की बात करें तो 2 ATP मिलेंगे। तो हमने यूं समझ लें कि इसके ATP की प्रोडक्शन की, पाथवे की भी बात की। तो ये था हमारे पास चाचा क्रेब का दिया हुआ साइकिल, तो इसको हमने क्रेब्स साइकिल कहा। चूंकि इसमें से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है तो हमने इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह दिया था। और चूंकि इसमें 3 कार्बोऑक्सिलिक एसिड है तो हमने इसको ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल कहा था, जो कि एम्फीबोलिक साइकिल है। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहाँ पर रिकॉल कराता जाऊं, फ्यूमरिक एसिड, ठीक है, तो जिसमें से हम फ्यूमरेट बना रहे हैं इस तरह, सक्सीनेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ओके, हाँ ग्लूटरेट ये रहा। आपने ग्लूटेरिक एसिड सुना है? ग्लूटेरिक एसिड, थोड़ा रिकॉल करें अपने IQ को। जी, आप कहेंगे सर ये एमिनो एसिड है, तो उसमें ये इसी में से तो बनता है।
हम जो बात करें ना यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यानी ये जो शुगर है पेंटोज, यही मॉडिफाई होकर फिर ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने इस प्रोसेस को क्यों एम्फीबोलिक कहा था, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिस तरह ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि बाद में मुख्तलिफ दूसरे पाथवेज में चले जाते हैं, और दूसरे पाथवेज में जाने के बाद वो मुख्तलिफ और मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस तरह ये एमिनो एसिड। तो इस एमिनो एसिड की प्रोडक्शन हो रही है इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट से, जिसमें से ग्लूटारिक एसिड बन गया। इस तरह इसकी बहुत सारी प्रोडक्शन हैं जो कि कैटाबोलिक पाथवे से निकलकर एनाबोलिक पाथवे में चली जाती है, जिसलिए हमने इसको कहा था दैट इज एम्फीबोलिक पाथवे। सो थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए ये बहुत काफी है। तो हमने रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के हमने 3 स्टेप डील कर दिए, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर चुके, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके, और आज हमने इसी के साथ साथ सिट्रिक एसिड साइकिल को भी डील कर दिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्मेंटेशन भी डील कर दी। बाकी रहती है लास्ट टॉपिक हमारे पास ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में ईटीसी के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।